हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की पाठ्य योजना, जिसकी क्लास है कक्षा है 8वीं। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, चाहे वो लेसन प्लान की वीडियो हो, चाहे मैक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, या फिर आपको सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी करनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और ये पीडीएफ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, तो थोड़ी सी राइटिंग आपको देख के लग रहा होगा थोड़ा सा आ, कम है, अच्छा, लेकिन ये सोचिएगा कि वो स्टूडेंट आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये पीडीएफ मुझे भेजा है, तो उसको मोटिवेट करिएगा। लाइक के द्वारा, कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आप लोगों को हेल्प मिली है कि नहीं इस वीडियो से। और एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के बताऊँगा, तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने या समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप पता है आपको कि सबसे ऊपर जब पाठ्य योजना बनाना शुरू करते हैं उस पेज पे आपको सबसे पहले इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगी यहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगी संख्या, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, यानी डेट यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 8वीं है। कालांश यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हो आपका, यहाँ पे पीरियड का नाम लिख दीजिएगा। कालांश कहते हैं इसको, चक्र भी कहते हैं और घंटी भी कहते हैं हिंदी में। फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय यहाँ पे लिखना होता है, मिनिमम समय कक्षा 8 के लिए है तो 35 से 40 मिनट होगा ही होगा। तो आपके कॉलेज वाले जो कंफर्म करें 35 मिनट तो 35 मिनट लिखिएगा, 40 मिनट कहें तो 40 मिनट लिखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आज का विषय है वो है इतिहास, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है पुनर्जागरण के कारण। कक्षा 8 का ये आपका चैप्टर है। अब इसके बाद हेडिंग आता है आपका उद्देश्य। इसमें आपका एक हेडिंग और आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जो आपका विषय है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, इतिहास है, या फिर कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो ये विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट। यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को इतिहास की या फिर सामाजिक विज्ञान की कई पाठ्य योजनाएं आपको बता चुका हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग पहली पाठ्य योजना बना रहे हैं उस सब्जेक्ट का, तो आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। लेकिन अगर एक लेसन प्लान के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी लेसन प्लान लिख रहे हैं आप, तो आपको सामान्य उद्देश्य नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्ववत लिख देना है। और अगर आप लोगों को सामान्य उद्देश्य के पॉइंट देखने हैं तो यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसको आप विशिष्ट उद्देश्य भी लिख सकते हैं, उद्देश्य भी अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है, यानी आप क्या चाहते हैं कि बच्चों में ये चैप्टर पढ़ने के बाद, जैसे हमारा आज का चैप्टर क्या है, पुनर्जागरण के कारण। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, उनके अंदर क्या विकास होगा, क्या चेंजेस आएगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। कम से कम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थी पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान होगा यहाँ पे, याद रखिएगा प्रत्याभिज्ञान होगा, इसको बदल दीजिएगा प्रत्याभिज्ञान। एक टाइम होता है प्रत्यास्मरण, यानी कि उसका स्मरण कर सकेंगे और उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, प्रत्याभिज्ञान जो होता है। उसके बाद है अगला अवबोध। अवबोध में देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों का मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके बाद है कौशल। इसी को कहते हैं कौशलात्मक भी हेडिंग, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, कौशल और कौशलात्मक सेम होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब है अभिरुचि। अभिरुचि में एक पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट में है अवृत्ति। अवृत्ति में देखिए लिखा गया विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य। अब आता है आपका अगला हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है किन किन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, 40 मिनट की क्लास हो चाहे 35 मिनट की क्लास हो। तो यहाँ पे देखिए चौक, झाड़न जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में डस्टर, डस्टर इंग्लिश वर्ड है, उसी का हिंदी मतलब है झाड़न। उसके बाद है संकेतक, चार्ट, लपेट फलक,
ये सारी चीज़ें आप ले जाएंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सहायक सामग्री में। अब शिक्षण विधि प्रविधि यहीं पर लिखा गया है, आपको प्रस्तुतिकरण में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रविधि और शिक्षण विधि में आप देखिए व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। और अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी पुनर्जागरण के कारणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ कट गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य जानकारी रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना को यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा गया, क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिखा गया है। अगर यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको मैं प्रस्तावना दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको कॉलम वाइज बनाना है तो 3 कॉलम बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या लिखिएगा, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखिएगा, या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका, और यहाँ पे छात्र क्रिया लिखिएगा, ठीक। आपको मैंने बता दिया, उसको आप इस क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे बारीकियाँ याद रखनी है कि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बारीकियाँ मतलब फॉलो की जाती हैं, उसको यहाँ पे आप फॉलो करिएगा कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा, अंग्रेज आया पहले प्रश्न का उत्तर, तो उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्रता पूर्व भारत का पर किसका अधिकार था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का अधिकार था, बच्चे आपको आंसर दे देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है अंग्रेज कहाँ से आए थे, तो बच्चे बोलेंगे इंग्लैंड से आए थे। फिर तीसरा प्रश्न इंग्लैंड से बनेगा, इंग्लैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो बच्चे बोलेंगे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिर चौथा क्वेश्चन है यूरोप में 14वीं शताब्दी में औद्योगिक विकास हेतु कौन सा आंदोलन हुआ, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे उनको पुनर्जागरण के बारे में पता है, तो बोलेंगे पुनर्जागरण के आंदोलन हुआ था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन बनेगा आपका पुनर्जागरण के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल में बताइए। तो डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो ये हो जाएगा प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन बोला गया है, आज हम पुनर्जागरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, या फिर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है प्रस्तुतिकरण। बच्चों को पता चल गया कि बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, उनको आप क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको प्रस्तुत आप कर सकते हैं। हेडिंग उसको लिखना है प्रस्तुतिकरण, उसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड करना है, क्योंकि आपने विधि प्रविधि आप पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे अध्यापन बिंदु है, यानी कि शिक्षण बिंदु, छात्र छात्रा क्रियाएँ, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट सामग्री। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया ये छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया इसलिए लिखा गया कि आप छात्राध्यापक भी हो सकते हैं और छात्राध्यापिका भी हो सकती हैं। तो शिक्षण बिंदु में पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए, सामंत वर्ग के प्रभाव में कमी। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है यूरोप में सर्वोच्च प्रभुत्व किसका था, बच्चे बोलेंगे पादरी का, पादरी वर्ग का। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा पादरी वर्ग के बाद किसका प्रभुत्व था, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सामंत वर्ग का। फिर तीसरा प्रश्न है सामंत वर्ग के प्रभाव में कमी क्यों हुई, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। निरुत्तर जैसे होंगे छात्राध्यापक कथन आप बोलेंगे आप। यूरोप में तुर्कों व ईसाइयों के मध्य 2 युद्ध हुए। याद रखें यहाँ पे तुर्क है। यूरोप में तुर्कों व ईसाइयों के मध्य 2 युद्ध हुए। इन धर्म युद्धों के कारण ईसाई धर्म के लोग तुर्कों के संपर्क में आए, जिसके कारण मध्ययुगीन विचारों का उदय हुआ। उसमें यूरोप के सामंती वर्ग के प्रभाव में कमी आई। यूरोप पूर्वी संस्कृति के संपर्क में आया, पूर्वी संस्कृति के संपर्क में यहाँ पे आया, एक बार लिखिएगा। छात्र वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे लिख दीजिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। जो लिखना होता है स्टैंडर्ड वो मैं बता रहा हूँ। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया सामंत वर्ग के प्रभाव में कमी मध्ययुगीन विचारों के उदय से हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बोध प्रश्न आप पूछ लीजिए। बोध प्रश्न में यूरोप में कितने धर्म युद्ध हुए, तो बच्चे बोलेंगे 2। दूसरा प्रश्न है पूर्वी संस्कृत के में किसको महत्व दिया गया, तो बच्चे बोलेंगे स्वतंत्र विचारधारा व तर्क शक्ति को। तीसरा प्रश्न है व्यावसायिक नगरों की स्थापना कहाँ है, तो इटली में है। फिर से आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में है देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको अगला यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु है यूरोप के व्यावसायिक नगर के बारे में आपको शिक्षण बिंदु लेना है। विकासात्मक प्रश्न है पुनर्जागरण की शुरुआत किस महाद्वीप से हुई, तो बच्चे बोलेंगे यूरोप महाद्वीप से। दूसरा प्रश्न है यूरोप में क्रम विलय विक्रय को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे व्यापार। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन बोलेंगे इसके बारे में। यूरोप में नगरों व शहरों के विकास के कारण व्यापार को प्रोत्साहन मिला। नगरों में
नए उद्योग प्रारंभ हुए और व्यापार की उन्नति में योगदान दिया। इटली के पूर्वी तट पर नए नए नगरों की स्थापना हुई। जिनेवा, फ्लोरेंस, वेनिस, पीसा प्रमुख शहर थे। इन्हें व्यापार के केंद्र बनाए गए, साथ ही ये साहित्य एवं संस्कृति के केंद्र बन गए। अब बहुत प्रश्न है इसके बारे में, पूछिए। व्यापार एवं उद्योग की उन्नति से इटली में क्या परिवर्तन हुआ? तो बच्चे बोलेंगे पूर्वी तट पर नए नगरों का विकास हुआ। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, इटली में कौन कौन से नगरों की स्थापना हुई? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे फ्लोरेंस, जेनेवा, पीसा, वेनिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई आपके बोध प्रश्न में। अब तीसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे आता है, यहाँ पे छापे खाने का आविष्कार। ध्यान दीजिएगा, छापे खाने का आविष्कार यहाँ लिखा गया है। विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, विद्यालय में बालक को शिक्षा किसकी सहायता से दी जाती है? तो बच्चे बोलेंगे पुस्तक की सहायता से। दूसरा प्रश्न है, पुस्तक कहाँ मुद्रित होती है? तो बच्चे बोलेंगे छापे खाने में। तीसरा प्रश्न है, छापे खाने के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो आप छात्राध्यापक कथन फिर से बोलेंगे। पुस्तकें छापे खाने में छापते हैं। यूरोप में छापे खाने के आविष्कार ने यूरोपीय राष्ट्रों को प्रभावित किया। छापे खाने के आविष्कार यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे। छापे खाने के आविष्कार से शिक्षा को बल मिला, नई नई पुस्तकें छापने को मिला। सैंपट वाले कॉलम में देखिए लिखा है, छापे खाने का विकास शिक्षा को बल मिला, शिक्षा का व साहित्य का सृजन हुआ। छात्र वाले कॉलम में लिख दीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके आगे देखेंगे, बहुत प्रश्न पूछेंगे आप। यूरोपीय राष्ट्रों को किस आविष्कार से प्रभावित किया गया? तो बच्चे बोलेंगे छापे खाने के बारे में बताया आपने, तो छापा खाना मिल जाएगा आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, नई पुस्तकें पढ़ने से यूरोपीय जनता में किसका विकास हुआ? तो बच्चे बोलेंगे ज्ञान और बुद्धि का। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, नवस्थापित नगरों का प्रमुख बिंदु क्या था? तो पहला इसमें ऑप्शनल है, धर्म, व्यापार, उद्योग या फिर संस्कृति। तो बच्चे बोलेंगे व्यापार। दूसरा प्रश्न है, जेनेवा, वेनिस, पीसा किस देश के नगर थे? बच्चे बोल देंगे यहाँ पे आपको पता है, इटली आपने बताया, या फिर यूरोप, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छापे खाने के आविष्कार से यूरोप में किसका प्रसार हुआ? तो बच्चे बोलेंगे शिक्षा का। चौथा क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो बच्चे बोलेंगे धर्म युद्ध तुर्कों और यहाँ पे यूरोपियों के बीच में हुआ। अब आता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही प्रश्न दीजिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए, जिससे आपने जो पढ़ाया वो बच्चे घर पे जाके रिवाइज करें और उनको अच्छे से आपके पढ़ाए गए चीज़ों को तैयार करने का मौका मिले। तो यहाँ पे देखिए, गृह कार्य में दिया गया प्रश्न, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन करो। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। कुछ चीज़ें इसमें मिस थी, मैंने उसको आपको बता दिया पढ़ के कि कहाँ पे क्या आपको लिखना है। अगर आप लोगों की हेल्प हुई इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे फ्री कंटेंट अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।